पर ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग ही की है, अगर आप आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं तो आप बीपीएससी दे चाहे यूपीएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कन्या उत्थान योजना के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 64th में। 11th-12th की जो हिस्ट्री है वो बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। उससे कहा कि आप हस्बैंड के साथ क्यों नहीं गए, कि अगर आप एंटी नेशनल हैं तो आप बोल सकती हैं अब क्या कर सकती है। ये बोलता था हिंदू न्यूज़पेपर एक दिन पुराना आता है, यहाँ सैक्रिफाइस कीजिए। दोस्तों हमारे साथ अदिति मैम के पेरेंट्स हैं, तो अंकल आंटी से पूछेंगे कि इनको कैसा फील करवाया है इन्होंने मैम ने। तो आंटी जी आपको कैसा फील हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। इनकी मेहनत और लगन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस पद पे भी इनको मिला उस पद की गरिमा बनाए रखें और उससे सेवा से आप सबका कल्याण करते रहे जी। और ये पढ़ने में कैसे थी? बहुत अच्छी, बहुत मेहनत की। हाँ, मेरी एक जुनून थी और इनकी एक मेहनत थी। मतलब आप लोगों ने चाहा था कि मैंने ऑफिसर बने? जी बिल्कुल। ओके अंकल जी आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बिटिया इतनी अच्छे पोस्ट पे गई है, मतलब कि इतना बड़ा पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हुई है सोशल सिक्योरिटीज में, जो कि सबका ड्रीम होता था, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ। तो ज़्यादा तेज है, हाँ पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज थे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया। हाँ उसका अपना मेरिट के अनुसार अब ऊपर होना चाहिए था। हाँ तो इस नॉलेज के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से, हाँ प्रीवियस स्टडी के हिसाब से और ऊपर होना चाहिए था। अंकल जी यानी कि ये बताइए, आप जैसे कि बिहार पुलिस सर्विस में रहे हैं, तो आईएएस चाहेंगे कि आईपीएस चाहेंगे मैम से? हम तो आईएएस चाहेंगे। आईएएस चाहेंगे। हाँ आईएएस इज बेटर देन आईपीएस। हाँ और वैसे भी गर्ल्स के लिए आईएएस इज फार बेटर देन आईपीएस। मैम जो है आपके पिताजी भी खुश नहीं है, क्या कहना चाहती हैं? एक्सपेक्टेशंस कैन नेवर एंड, कोई खत्म नहीं। माई हार्ड वर्क विल नेवर एंड। बस तो दोस्तों यही होती है खुशी एक पेरेंट्स की, कि जिस तरीके से मैम ने क्रैक किया बीपीएससी, तो आप लोग भी करो एक दिन, आप लोग ही पेरेंट्स आके और आप सबके सामने। मैं तो चाहूँगी देश की सारी बेटियाँ कि अपने सपनों का साकार करें और आगे बढ़े जी। मैंने आप बेटियों को ज़्यादा, बेटा का क्या होगा? नहीं बेटा ठीक है, लेकिन बेटियों के लिए हम ज़्यादा, क्योंकि एक माँ जब बेटी कुछ बनती है तो ज़्यादा खुशी माँ को होती है। अभी इंडिया में इसकी ज़्यादा जरूरत है। जी हाँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अदिति मैम हैं, जो सोशल सिक्योरिटीज़ में असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट पर चयनित हुई है और इनका सेकंड ये अटेम्प्ट था। और इनके साथ हम बातचीत करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं, तो जाहिर सी बात है एकेडमिक इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, तो तमाम चीज़ें मैम शेयर करेंगी। तो इनका और जो स्ट्रेटेजी रहा है बीपीएससी के प्रति, पीएससी के प्रति, तमाम चीज़ें जो होंगी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम सबसे पहले आपको मैनी कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं जो आपका रहा है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने अपना स्कूलिंग यहाँ पे कंप्लीट किया कामल हाई स्कूल से 10th तक। फिर मैं 11th-12th में दिल्ली चली गई सचदेवा पब्लिक स्कूल में। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब किरोरीमल कॉलेज से हुआ मेरा। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, फिर सिविल्स के लिए मैं जुट गई। मैम आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि वहाँ पे क्या मतलब आपने सीखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में? एक्सपोजर लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है। जैसे मैंने सिलेबस कंपेयर किया यहाँ का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, डिफरेंट है। मटेरियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको दूसरे सर्विसेज के लिए एक्सपोजर मिलता है। अगर आप यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, स्टूडेंट्स क्राउड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, टीचर्स क्वालिटी मिलेगी। ये चीज़ें गुड पॉइंट्स हैं। मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है, तो आप पढ़ने में कैसे स्टूडेंट थे उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में? जी ट्रूली स्पीकिंग थी तो मैं टॉपर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर मैंने टॉप किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मेरा पॉलिटिकल साइंस में। मैम ने एक्चुअली बहुत अवार्ड जीता है, वो अवार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो आपको दिखेगा। मैम थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, क्योंकि उसका हो जाता है कि एक बहुत बड़ा उसमें अहम रोल हो जाता है किसी के सक्सेस होने में। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बात सच है, अगर फादर सर्विस में रहे तो थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिल जाता है। आप शुरू से देखते हैं मेरे फादर बिहार पुलिस सर्विस में थे और वो प्रमोट हुए, फिर उसके बाद रिटायर हो गए थे, मतलब काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में। मदर मेरी हाउसवाइफ रही हैं, हम लोग 2 सिस्टर्स रहे हैं बस। जैसा कि आप मैरिड भी हो, तो आपके हस्बैंड का क्या रहा है अभी? मेरे हस्बैंड सिविल जज हैं और वो मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी में पूरी हैं, तो मुझे ऑफिसर बनाने में उनका भी रोल बहुत रहा है।
तो आप जब आपकी जो मतलब रिजल्ट आ गया उसके पहले आपकी शादी जिस हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उनका जिस आपने बताया कि बहुत रोल रहा है, तो आपने आखिर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब होने से पहले शादी करनी है? नहीं, देखिए सच तो ये है कि इसका प्रीलिम्स 2018 में हुआ है, ठीक है। मेंस मैंने 2019 में लिखा। मेंस के बाद मेरी शादी हुई है। मेरी शादी जो है वो हुई है दिसंबर 2020 में, और मैंने इंटरव्यू दिया है जनवरी 2021 में। तो इन द प्रोसेस मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, इन द प्रोसेस मेरी शादी भी हुई है। सो मैम, अब थोड़ा सा आते हैं स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जो मतलब कि बेसिकली वही जानना चाहते हैं व्यूअर जो होते हैं, सारे एस्पिरेंट ही होते हैं सुनने वाले एक टॉपर को। तो आपने कब ये डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज हमें ज्वाइन करनी है? क्योंकि आप वहाँ पे एमफिल भी करना चाहती थी, आप नेट क्वालिफाइड हैं आप, तो आखिर उधर एजुकेशन से में नहीं जाके आखिर यहाँ पे? सिविल सर्विसेज मेरा था तो चाइल्डहुड ड्रीम, फादर को देखा बचपन से तो मेरा मन था यहाँ आने का। लेकिन होता यूँ है कि आप एकेडमिक्स में जब अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं सबके कि आप वहाँ और डिग्री को लीजिए, वहाँ अच्छा परफॉर्म कीजिए, एक बैकअप ऑप्शन हो जाता है वो चीज़ था। पर सिविल सर्विसेज मेरा शुरू से ड्रीम था, चाइल्डहुड ड्रीम। मैम, एक टाइम टेबल की बात हो जाती है कि टॉपर्स क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, हालांकि बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, तो आपका मतलब क्या टाइम टेबल हुआ करता है? जी, मैं हूँ एक मॉर्निंग पर्सन। 5-5:30 उठ जाना होता है, योगा, थोड़ा सा वर्कआउट, ये सब होता है, और दिन भर पढ़ाई में डेडिकेटेड। मैंने घर पे रह के पढ़ाई की है, मैंने कोई बाहर में तैयारी नहीं की है, तो घर में थोड़ा मम्मी पापा के मॉनिटरिंग में ही रही हमेशा। मैंने कोई कोचिंग नहीं, मॉक टेस्ट सीरीज़ किया है मैंने, मॉक टेस्ट पूरे लिए हैं मैंने। और उसके बाद मतलब घर पे रात तक का रूटीन, न्यूज़ ज़रूर देखती थी, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब कुछ मेरा रहा है रूटीन में। 10 से 12 घंटा पढ़ाई मेरी होती थी। मैम, बीपीएससी और यूपीएससी जो भी प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट, वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी साथ ही साथ ले करते हैं, तो इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बैठाना होता है? देखिए, अगर आप बीपीएससी और यूपीएससी की बात करते हैं तो सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल आती है क्योंकि वहाँ पे आपको एथिक्स पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ हिस्ट्री भी थोड़ा अलग नेचर का होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, वो सब कुछ आपको बीपीएससी में नहीं मिलेगा। पर ये है कि अगर आप आंसर राइटिंग ही की है, अगर आप आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप बीपीएससी दे चाहे यूपीएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और मेंस मतलब प्रीलिम्स में थोड़ा सा है, यूपीएससी टफ है, बीपीएससी ईजी है। अगर आप यूपीएससी के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं तो बीपीएससी निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मैम, जैसा कि आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आप पॉलिटिकल साइंस से आप मास्टर हो और उसमें नेट क्वालिफाइड भी होता है, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है, तो उसकी तैयारी आप कैसे करते थे? पॉलिटिकल साइंस मेरे अपने नोट्स होते थे, ट्रेडिशनल बुक्स रहे हैं कुछ, वो मैं लिस्ट शेयर करूँगी, और नोट्स रहे हैं एक शुभ्रा मैम के नोट्स जो मैंने लिए, उन सबको क्लब करके मैंने अपना कॉन्कॉक्टेड नोट्स बनाया है, उसी से मैंने किया सब कुछ। मैम, आपने शुभ्रा मैम का नाम ले ही लिया और बुक लिस्ट की बात ले ली कर दी आपने, तो बुक लिस्ट मतलब बीपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक के मतलब, और बिहार के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने कौन कौन सा बुक पढ़ा है? देखिए, पहले मैं प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट शेयर करूँगी। प्रीलिम्स में लूसेंट एक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे लूसेंट से। दूसरा एक एनसीईआरटी का जिस्ट आता है ज्ञान भारती का, वो बहुत अच्छी बुक है। घटना चक्र मैंने बहुत सॉल्व किया है। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया, स्पेक्ट्रम काफ़ी पढ़ा। पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छा है। इकॉनमी ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट रहता है, उसमें चेंज करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ट्रेंड्स देखिए कैसा आ रहा है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। रही बात बिहार की, क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है बिहार स्पेशल, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से उसमें कंप्लीट वे में सब कुछ कवर्ड है, वो कीजिए। और इतना करके मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत लीजिए। एक मैम स्टैटिस्टिक्स वाला अलग डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा। स्टैटिस्टिक्स तो हमारा मेंस का पोर्शन है, मैथ्स का सेक्शन है इस पे हमारे प्रीलिम्स में, तो मैथ्स तो बेसिक मैथ्स है, वो आप कमांड करिएगा। एक बुक आती है आपकी लूसेंट की भी आती है मैथमेटिक्स, उससे कर सकते हैं। साइंस पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 30 से 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स का। लूसेंट में भी साइंस का कवरेज अच्छा है, और एक लूसेंट साइंस भी बुक आता है जो बहुत अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होंगे, आपको बहुत इजी होगा करना। लेकिन स्टैटिक पोर्शन को प्रीलिम्स अगर आपको करना है तो स्टैटिक पोर्शन को कमांड करके चलिए, बिकॉज करंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिहार मैंने आपको बेसिक बुक बताया, अगर आपको बिहार करंट करना है तो बिहार की एक न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए, और बिहार का न्यूज़ जो शाम 7 बजे आता है, 3 से 4 जो पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपको ज़रूर मिलेंगे उसमें। ओके, मतलब बिहार जो दूरदर्शन का कशिश न्यूज़ टीवी आता है, ये सब करके 7 बजे
हेडलाइंस जो होते हैं, कम से कम हेडलाइन सुनिए। कुछ योजनाएं होती, जैसे हमारे में था एक समीक्षा योजना था, विकास समीक्षा योजना, वो क्वेश्चन आया था, मैंने न्यूज़ के हेडलाइन में सुना था तो मैंने उसको मार्क कर दिया। एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कन्या उत्थान योजना के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 64th में, न्यूज़पेपर से मैंने उसको आंसर किया। मैम आप थोड़ा सा आते हैं मेंस पे, और मेंस में जो एक डिफरेंट है वो है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, क्योंकि और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है स्पेशली? मैंने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और स्टैटिस्टिक्स का ये है कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स आप श्योर हैं कि क्लियर हो रहा है, उस दिन से लेके आपके मेंस के एग्ज़ाम तक रोज़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा एंड तक। और टाइम लिमिट रख के कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या हुआ था, जब हम आंसर लिखने आए थे तो आंसर लिखें या मैथ सॉल्व करें का टाइम मैनेजमेंट बहुत टसल हो गया था हम लोगों के लिए वो चीज़। तो उसको रोज़ आप सॉल्व कीजिए, टाइम लिमिट रखें, जल्दी ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल रहते हैं, आप चाहे तो वो भी कंसल्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा चेंजिंग नेचर है, आजकल क्वेश्चंस बहुत टफ हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर को अच्छे से थॉरली टाइम एंड अगेन कीजिए। सो मैम क्वेश्चन मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को लेके उनके मन में बड़ा वो होता है कि एनसीईआरटी में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो ओल्ड पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, तो आप इसको थोड़ा प्लीज़ बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फिर न्यू या फिर ओल्ड में जो बातें उलझी हुई हैं उसको आप क्लियर करें। देखिए, एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में मानती हूँ कि इतना उसमें कवरेज नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, अपना एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस चाहते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस नहीं करना है, आपको इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको एक बेस चाहिए। अगर आपको फाउंडेशन चाहिए तो प्लीज़ पढ़िए। ओल्ड न्यू में ज़्यादा आप मत ट्रैप होइए, हिस्ट्री का ओल्ड पढ़ना है, बाकी आप न्यू पढ़िए जो इन्फॉर्मेशंस हैं। 11th-12th की जो हिस्ट्री है वो बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए मेरे हिसाब से आप सभी को कवर कीजिएगा। ओके मैम, नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपने नोट्स बनाने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, और नोट्स कोई हो तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस पिक किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में। कई बार आप देखिएगा कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हिस्ट्री का मौर्य आर्ट के क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत दिखेंगे, पटना कलम, ये सब क्वेश्चंस बहुत आपको रिपीटेटिव मोड में दिखेंगे। कुछ क्या होता है, सब पार्ट्स जो होते हैं क्वेश्चंस के वो चेंज हो जाते हैं, तो आपको उसके लिए नहीं डरना है। पहले आप सिलेबस कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए GS1 GS2 इन सब में। मेरे फाइल्स थे GS1 के, GS2 के, ऑप्शनल के। GS1 में हिस्ट्री का जो पोर्शन था उसमें मैंने आर्ट का अलग से डिवाइड किया था, मौर्य आर्ट, सभी आर्ट्स। मेरे जो नोट्स होते थे मौर्य आर्ट तो पूरा मौर्य आर्ट का नोट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं GS2 की बात करूँ, गवर्नर, तो मैं गवर्नर के ऊपर टॉपिक पे नोट्स बनाती थी। गवर्नर, व्हाट इज़ गवर्नर, हाउ गवर्नर इज़ अपॉइंटेड, क्या आर्टिकल्स रिलेटेड है, फिर रीसेंट ट्रेंड्स क्या हो रहा है। रीसेंट ट्रेंड्स आप प्लीज़ उसी में लिखिए, वरना जब एग्जाम आएगा तो आप अपने करंट के नोट्स में अलग ढूंढिएगा, स्टैटिक को अलग ढूंढिएगा, वो मत कीजिए। आपके नोट्स एक जगह होने चाहिए। रीसेंट ट्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ अभी, बिहार, और एक पेज हमेशा अपने नोट्स में बिहार को लेकर डेडिकेट कीजिए। गवर्नर है तो रोल ऑफ गवर्नर इन बिहार, आपको बूटा सिंह 2005 का पूरा हिस्ट्री, कंट्रोवर्सी सब कुछ मिलेगा, वैसे आपके नोट्स होने चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है नोट्स का। सेकेंड स्टेप में सभी कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, जितने कीवर्ड्स हैं। लाइक गवर्नर का है तो बहुत सारे आपको सरकारी कमीशन, पंची कमीशन रिकमेंडेशंस, ये सब होने चाहिए आपके नोट्स में। एक पेज पे वो सारे कीवर्ड्स आने चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन करें, आप मॉक टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा, आपको वो ज़रूरत पड़ जाएगा, सब कीवर्ड्स होने चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मिंग पार्ट पे आपके नोट्स से ही वो अमालगमेशन होना चाहिए, पूरा ये होना चाहिए। मैम कोई नोट्स है तो प्लीज़ आप दिखा दें। जी, मेरे पास अभी यहाँ पे नोट्स है, रविन्द्रनाथ टैगोर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप देख सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन इसमें डिवाइड किया, रोल एंड कंट्रीब्यूशन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन है, ये जो मैंने डिड्यूस किया कि उनका पॉलिटिकल पार्ट होना चाहिए, उनका नेशनलिज्म होना चाहिए, इन सब को मैंने पढ़ा। फिर इन सब पे मैंने एक एक दो पेजेस प्रिपेयर किए। ये इंट्रोडक्शन के लिए मैंने प्रिपेयर, जैसे ये स्टैटिक पोर्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टैटिक पोर्शन है, तो इस पर आपको नोट्स प्रिपेयर करना थोड़ा ईजी रहेगा। कुछ चीज़ें होते हैं जो करंट पोर्शन होता है, जैसे अभी कोविड को लेकर करंट पोर्शन है, तो उसकी इंट्रोडक्शन आपको ऑन द स्पॉट प्रिपेयर होगा, थोड़े करंट डेटाज, रीसेंट ट्रेंड्स से। ये आप जब बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा तो उसमें रिपोर्ट्स, इंडिसेस, डेटास, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उन सब का एडिशन होना चाहिए। ये आपके नोट्स को अलग बनाएगा।
जब फाइनल स्टेज में आइएगा तब आप डायग्राम्स पे आइए, जहाँ मैपिंग चाहिए वहाँ मैप बनाइए आप। मेरा गवर्नर का जो आंसर था, मुझे याद है मैंने उसमें मैप बनाया था इंडिया का, और जहाँ जहाँ कर्नाटका में उस वक्त डिस्प्यूट था, वेस्ट बंगाल में डिस्प्यूट, मैंने सब एरियाज़ को मार्क कर दिया कि यहाँ गवर्नर के डिस्प्यूट्स रहे। ये कीजिए, ऐसे रहिए, और मतलब करंट को उसमें अमालगेमेट कीजिए। पहले स्टैटिक अपना लिखिए, स्टैटिक कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन उसमें करंट ऐड कीजिए, और सब कुछ एक बंडल में होना चाहिए इस तरीके से। मतलब जब आप मेंस के तैयारी के लिए बैठिए तो 4 बुक्स मत खोल के पढ़िए, एक ऐसा बंडल आपके पास होना चाहिए और उसमें आपका सब कुछ है, ये होना चाहिए। सो मैम, अब इंटरव्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में कुछ यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे क्या? जैसे कि मैं एक टॉपर का इंटरव्यू कर रहा था, वो रेवेन्यू ऑफिसर थी, तो उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया था जिस दिन बजट आया था निर्मला सीतारमण का, उनका काली साड़ी का कलर कौन सा था? तो आपके पास कोई यूनिक क्वेश्चन था या फिर कोई ऐसा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मेंशन करिए? देखिए, मेरा इंटरव्यू एक तो सबसे पहले लास्ट में हुआ था, सबसे लास्ट में, और मेरा इंटरव्यू 30 to 35 मिनट्स हुआ। मुझसे 40+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो कहते हैं कि बीपीएससी थोड़ा लो लेवल इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत हाई लेवल इंटरव्यू था। ग्रिलिंग क्वेश्चंस हुए थे। मुझसे एक सबसे हॉबी पे क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया ट्रैकिंग। उन्होंने मुझसे कहा आप सिक्किम गई हैं क्या? मैं कहा नहीं सर। कहते आप क्यों नहीं गई हैं? मुझसे ये कहा गया। मैं क्या बताया कि सर वो लड़की हूँ, ऐसे घर से परमिशन नहीं मिल सकता जाने का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हस्बैंड के साथ क्यों नहीं गई? मैं कहा सर लास्ट महीने शादी हुई है। मुझे चेयरमैन सर ने वहाँ पे डिफेंड किया कि अब वो जाएगी। एक जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन मुझसे किया गया था वो ये था कि उस वक्त इंडिया में फार्म स्ट्रगल चल रहा था, जिस वजह से रेड फोर्ट पे जो इंसिडेंट्स हुआ था वो हुआ था, और साइमल्टेनियसली यूएसए में कांग्रेस में इन्वेजन हुआ था। उन्होंने मुझसे उन दोनों को कंपेयर करने कहा, और पॉलिटिकल लीडर्स का, यूएसए के पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल एज इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स का व्यू बताने को कहा। और एक पॉइंट पे मुझसे ये कह दिया कि अगर आप एंटी नेशनल हैं तो आप बोल सकती हैं, उसमें आप हेजिटेट मत कीजिए। ये क्वेश्चन था, बहुत डिफरेंट था मेरा इंटरव्यू, मतलब काफ़ी डिफरेंट था। एक जगह मुझसे पूछा गया कि इस्लामिस्ट टेररिज्म क्यों बोलते हैं, उसको इस्लामिज़म टेररिज्म क्यों नहीं बोलते हैं। मैक्विले मिनट पे, मतलब मुझसे फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं हुए थे, मुझसे क्वेश्चंस के अंडरलाइंग टेनेट्स पूछे गए थे कि मैक्विले ने इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन लेके आए, वो इंडिया में सब कुछ वर्नाक्यूलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए था क्या? तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, ग्रिलिंग थे, पर उसको फेस करना होता। सो मैम, प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, वो भी डिमोटिवेट फील करते हैं, टॉपर्स भी करते हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो आपने भी किया होगा, डिमोटिवेशन आपके अंदर आया होगा, एनर्जी एक समय हो ऐसा पूरा एकदम डाउन कर गई होंगी कि अरे अब नहीं हो रहा है, चाहे ये जो भी हो। तो उसको आप पर्सनली कैसे मैनेज करती थी? देखिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, डीमोटिवेशन सभी को आता है। थोड़ा सा भी फेलियर आए, थोड़ा सा भी रिजल्ट में डिले आए, तो लोग यही बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं प्रीलिम्स तो सबका हो जाता है, ये बोलने लगते हैं। मेंस हो जाएगा तो ठीक है, अभी आगे भी तो एक स्टेज है। ये सब बहुत तरीके की बातें आती हैं, उनको फेस, देखिए ना आपको कोई मोटिवेट कर सकता है बाहर से, ना आपको कोई डीमोटिवेट कर सकता है बाहर से। आप अंदर से जो स्ट्रॉन्ग हैं वही आपके लिए सब कुछ। क्योंकि आज आप यहाँ एक्सटर्नली डिमोटिवेट हो रहे हैं, कल आप ऑफिस में कैसे प्रेशर को फेस कीजिएगा, कल आप गवर्नमेंट में कैसे फेस कीजिएगा सब कुछ। इसीलिए अपने अंदर एक शील्ड बनाइए चारों तरफ, खुद के लिए सब कुछ कीजिए, एक्सटर्नली मत डरिए। मेरा डिमोटिवेशन होता था, मैं सॉन्ग सुनती थी, कुछ मोटिवेटिंग सॉन्ग, जैसे एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, एक है अग्निपथ मूवी का, वो बहुत फेमस सॉन्ग है, मैं भूल रही हूँ सॉन्ग ही भूल रही हूँ मैं। हाँ, मतलब आपको याद आएगा, मैं जब तो वीडियो नीचे चला दूंगा कि मैं शेयर ज़रूर करूँ। मैं अपना कॉलर ट्यून लगा के रखा था उस गाने को बहुत दिन तक। मैम, अब आप तो बहुत प्रिविलेज हो कि आपके पिताजी जो है कि बिहार पुलिस सर्विस में अच्छे पोस्ट पर रहे हैं और सारी सुविधाएं आपको मिली हैं, और आप इतना अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई भी किए हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो मतलब आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, वो कैसे खुद को वो रखें कि मैंने अभाव के प्रभाव में क्या ज़िंदगी निखर पाएगी कि नहीं, एक तरीके से? देखिए, आज के डेट में कोविड को यहाँ पे थैंक्स करना चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको बस चाहिए अब इंटरनेट। अब सब कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि शहर और गांव में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, मैंने देखा है, लेकिन रिसोर्सेज अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको ये चीज़ करना है, फिर आपको हर तरफ से उसमें अपना एफर्ट डालना चाहिए। मैं दिल्ली से जब पटना आई तो लोगों ने उसको फेलियर मान लिया था,
अच्छा, दिल्ली से जब पटना आई थी आप पीजी करे तो फेलियर मान लोगों ने उसको फेलियर मान लिया था। जब मेरी शादी अभी हो गई प्रोसेस में, लोगों ने उसको फेलियर मान लिया कि अब क्या कर सकती है ये, अब थोड़ी कुछ करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रामीण इलाके से या शहरी इलाके से, स्ट्रगल सब जगह है। तो अपने अंदर का कमिटमेंट है आपका, तो आपको रिसोर्स चाहिए, आपको सोर्स चाहिए, आपको बुक चाहिए, आप सब कर लीजिए। ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, सब जगह है, आप वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। मैम, जैसे आपने बताया ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, तो यानी कि गांव में रह के तैयारी करी जा सकती है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर इलाहाबाद पटना जाने की ज़रूरत नहीं है? मैं पटना में अपने घर पे रह के तैयारी क्यों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ मिलता था। हिंदू न्यूज़पेपर एक दिन पुराना आता है यहाँ पे, अब नया अब आने लग गया। इंडियन एक्सप्रेस इधर आना मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, 15 रुपये का न्यूज़पेपर रोज़ का, लेकिन एक दिन पुराना ही न्यूज़ पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे भी बीपीएससी करना है तो आप तो हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़िए, बिहार का प्रिविलेज है आपके पास, बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। आप टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कीजिए, आपको एक से एक चैनल्स मिलेंगे, सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे। नहीं है तो एक बार आप कभी यहाँ पे बीपीएससी के पास बहुत सारे शॉप्स हैं, वहाँ से आप एक बार टाई अप कर लीजिए। आपको जो बुक चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, वो आजकल भेजते हैं, पोस्ट करते हैं। सब तैयारी में। मैम, आप एक महिला हो और इतना बड़ा मतलब कि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, सबके लिए एक दर्पण हो आप, तो जाहिर सी बात है कि आपने ऐसा कहा कि दिल्ली से जब आप रिटर्न हुई यहाँ पटना में, तो बहुत लोगों ने इसको फेलियर मानना स्टार्ट कर दिया। तो क्या इसे आपने पर्सनली फेस किया था, और आपका मैसेज क्या है जो आपको महिलाएं सुन रही हैं, आपसे मोटिवेशन लेना चाहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, एक्सटर्नल जो भी हो, बाहर के लोग कुछ भी बोले, चाहे वो आपसे यही बोले कि तुम कर लोगी, चाहे वो आपसे बोले तुम नहीं कर लोगी, दोनों में से किसी चीज़ को नहीं मानना है। हमें पता है हम कर लेंगे, हम ज़रूर करेंगे। एज अ वुमेन मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शादी का प्रेशर बनता है हमारे ऊपर एक एज के बाद, फाइनेंस इतना हमें नहीं मिलता जितना मतलब हमारे मेल काउंटर पार्ट को, भाई को या इनको मिलेगा, वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए एक बार अपना एफर्ट आपको प्रूव करना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक प्रीलिम्स क्रैक कीजिए, वहाँ पे आपको फिर फैमिली का सब सपोर्ट मिलेगा। खुद बोलेंगे कि मेंस लिखना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जाओ, जहाँ जाना है लिखो, उससे आगे बढ़िएगा और सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे लिए क्या है ना, सपोर्ट लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, अपना कैपेबिलिटी को प्रूफ करके उसको प्रूफ कीजिए एग्ज़ाम से। जो एग्ज़ाम आए, एसएससी आए, रेलवे आए, जो आए उसको क्रैक कीजिए, वहाँ से लीजिए। वही तरीका। सो मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी आपको सुन रहे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अपन के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 शब्द कहने को 2 होते हैं, पर पूरी ज़िंदगी लग जाती है वहाँ तक पहुँचने में, बहुत मुश्किल है। जिस दिन एग्ज़ाम क्रैक होता है उस दिन आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे पावर मिला, ये पोस्ट मिला, उस दिन आपको लगेगा मैं एग्ज़ाम पास कर गई। आपको ये वाला फीलिंग आएगा कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेज पे अपना रिज़ल्ट में नाम ढूंढना बहुत डरावना होता है, बहुत डर लगता है। मुझे याद है मैं लास्ट पेजेस पे अपना नाम ढूंढ रही थी, पर मेरा सेकंड पेज पे ही नाम था, वो था। बहुत बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप कर लीजिएगा लगेगा मैं एग्ज़ाम क्रैक कर गई। पावर पोस्ट का कुछ नहीं होता वहाँ पे, एग्ज़ाम का होता है। 2 शब्द मैं ये कहूँगी, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, डिसिप्लिन रखिए, कमिटेड रहिए। अगर आप चाह रहे हैं करना तो प्लीज़ कमिटमेंट रखिए। ये नहीं कि आप 3 दिन पढ़ाई किए हैं तो 5वें दिन मूवी देखने चले गए। सैक्रिफाइस कीजिए, अगर आप जितना बड़ा सैक्रिफाइस दीजिएगा आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होइएगा। ये नहीं कि 6 दिन पढ़ाई किया है तो संडे आया तो चलिए आज मूवी देख लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम लेते हैं, नहीं। जिस दिन आप वो सैक्रिफाइस कीजिएगा उस दिन आप ये कर सकते हैं। बहुत मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए। आपने देखा 2.5 साल में रिजल्ट आया, पेशेंस का कितना बड़ा टेस्ट है ये लाइफ में। पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्रेशर समय निकाल कर हमसे बात किया है। उम्मीद करते हैं कि आप एक बहुत अच्छे नीति निर्माता बनोगे और जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो बहुत गौरवान्वित फील करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।